हाय नमस्कार, चर्नोलॉजी पॉडकास्ट के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने आपको कई बार नेगेटिव किरदार करते हुए भी हंसाया है। मैं बात कर रहा हूँ जाकिर हुसैन साहब की। एंजॉय कीजिए पॉडकास्ट। जाकिर भाई, चर्नोलॉजी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपने आना स्वीकारा। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छे लग रहे हो आज कैप में। मैंने पहली बार ही शायद आपको देखा हो ऑन स्क्रीन। हाँ, वो तो अलग अलग जगहों पे ऐसी ज़्यादातर क्या होता है कि कैप पहनने की आदत सी हो गई है, बिना उसके ऐसा लगता है कि पता नहीं, कुछ ऐसा नहीं है कि मेरे बाल उड़े हुए हैं। नहीं, वो तो माशाल्लाह आप अभी भी जवान है। पर ये दाढ़ी रखने का कोई किरदार या फिर ऐसी? एक्चुअली बहुत टाइम से ऐसा था कि क्लीन शेप सब चल रहा था, तो फिर मैंने डेलिबरेटली सोचा कि अभी थोड़ा सा कुछ चेंजेस आ जाए, थोड़ा आ जाए। तो बीच में लॉकडाउन आया तो बढ़ गई बहुत, फिर कुछ पेंडिंग वर्क थे तो कटवानी पड़ी, फिर बढ़ गई दोबारा लॉकडाउन में, फिर कुछ काम आया तो उसमें दाढ़ी काम आ गई। एक क्या कहते हैं उसको, कॉमेडी एक सीरीज़, क्या नाम ही भूल जाता हूँ मैं, तो रोहन सिप्पी सब टीम के साथ, तो उसमें कुछ ऐसा सा कैरेक्टर आया जिसमें दाढ़ी रख ली और वो फ्रेंच थी, तो उस तरह से फिर बढ़ती रही। फिर कुछ आया तो फिर मैं शूटिंग की एक फिल्म की, वो दाढ़ी में कर ली, फिर दाढ़ी में ही करता रहा, कभी छोटी कर ली, कभी और बड़ी चेंज भी वो थोड़ा सही होता है। जी जी जी। तो बस यही है दाढ़ी का, और क्या है, कभी काली कर लो, कभी सफ़ेद में कर लो, यही रहता है। कभी मूछें रख लो। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो सर बताइए, कहाँ से हम शुरू करें? बचपन से शुरुआत करें या एनएसडी के दिनों से शुरुआत करें? कोई भी ऐसा बचपन से क्या करना, कोई शुरुआत ऐसा वही। किस्सा जो जिंदगी में कोई इम्पैक्ट छोड़ के गया हो आपकी लाइफ में, जो आज तक आपको गाहे बगाहे याद आता ही होगा? देखिए, किस्से तो बहुत सारे हैं, पर जब वो घट जाते हैं समझ नहीं आता लेकिन कुछ दिन बाद उसका रियलाइजेशन होता है। कुछ ऐसे किस्से हो जाते हैं जो हाथ के हाथ आपके ऊपर असर डालते हैं। आपने कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखी हो, स्टेज की बात कर रहा हूँ मैं, थिएटर की बात कर रहा हूँ, या जब हम लोग मंडी हाउस में थिएटर करता था मैं, तो क्योंकि वो मंडी हाउस आप जानते ही हैं, वो एक कल्चरल हब जैसा है। बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, श्री राम सेंटर है, एनएसडी है, कमानी ऑडिटोरियम है, और भारतीय कला केंद्र है, कथक केंद्र तो ड्रामा स्कूल की प्रीमाइसेस में ही था, अब वहाँ से हट गया है। तो आपके चारों तरफ जो है इस तरह का माहौल था कि एग्जीबिशन लगी हुई हैं, साहित्य अकेडमी है, साहित्य कला परिषद है, और सॉन्ग एंड ड्रामा न वो ऑल इंडिया रेडियो, वो तो बाद में, वो तो दूरदर्शन बाजू में बना, ऑल इंडिया तो उधर है, दूरदर्शन आया बाद में। हाँ, उस दूरदर्शन की बिल्डिंग जिस कंपाउंड में है, उस कंपाउंड का नाम है मंडी हाउस। हाँ, इसीलिए उसका पूरा सर्कल का नाम मंडी हाउस। त्रिवेणी कला संगम है, लोक संगीत का विभाग है, वो इतने सारे अलग पेंटिंग कर रहे हैं, स्केचिंग कर रहे हैं, और एग्जीबिशन लगी हुई हैं। तो वहाँ इन चीज़ों को देखने में बहुत ज़्यादा टिकट नहीं चलता है नॉर्थ में। ज़्यादातर ये गवर्नमेंट करवाती है या कोई संस्था कराती है, तो नॉर्मली इनविटेशंस पे होता है। और चार्जेस भी जो टिकट्स के होते हैं वो भी नॉमिनली होते हैं वहाँ पे, तो हाँ, होते मुंबई जैसे नहीं है, ना के बराबर होते हैं, ना के बराबर होते हैं। तो हमें जो देखने को ये सारी चीज़ें मिली, ये मौके मिले, वो सब फ्री मिले। चाहे वो हमने भीमसेन जोशी साहब का गायन सुना हो, या बिरजू महाराज तो हमारे बगल वाले ही कमरे में रहते थे, कथक केंद्र वहीं था, उनका परफॉर्मेंस देखना, तो वो भी हमको बीइंग मैं श्री राम रेपेट्री में भी रहा तो उसके थ्रू पासेस मिल जाते थे, या एनएसडी में था तो उसके थ्रू पासेस मिल जाते थे। तो दिलचस्पी आपकी अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग भी उस आर्ट फॉर्म में भी रही, चाहे डांस हो, चाहे पेंटिंग हो, या कोई भी आर्ट वो एक्टर की जरूरत होती है। अच्छा, मेरे हिसाब से
क्योंकि जैसे बाकी कलाकार बाकी चीज़ें भी देखते हैं, कोई पेंटर है तो क्ले भी देखने आता है, वो म्यूजिक भी सुनता है, वो सब, क्योंकि वो उसके कला को इन्हांस करने के सब अलग अलग जरिए है ना। तो इस वजह से इनका देखना, क्योंकि थिएटर के अंदर जब हम इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, खासकर क्योंकि मैं श्री राम इंस्टीट्यूट से भी हूँ, उसका एक्टिंग कोर्स भी मैंने किया था, लेकिन एनएसडी में आके ये सारी क्लासेस भी होती हैं, म्यूजिक की क्लास भी होती है, डांस की क्लास भी होती है, मार्शल आर्ट की क्लास भी होती है, खाली एक्टिंग की ही क्लास भी एक्टिंग तो के सारी टोटल हिस्सा है सारी चीजें। और पेंटिंग्स को भी समझाया जाता है, स्कल्पचर्स को भी पढ़ाया जाता है, तो ये आर्किटेक्ट भी पढ़ाया जाता है, लेकिन थिएटर आर्किटेक्चर पढ़ाया जाता है। तो इसलिए वो इंटरेस्ट रहता है कि अब नाम तो है ही ना सबके, भीमसेन जोशी गा रहे हैं और अमजद अली खान साहब बजा रहे हैं, या और कोई इतने बड़े बड़े सिंगर, सब लोग सबको सुना है हमने बैठ के। तो मैं भारतीय कला केंद्र में कुछ सीखता था, तो भारतीय कला केंद्र का ही कवानी ऑडिटोरियम है, तो जैसे कोई सिंगर आए या कोई म्यूजिशियन आए, अब उनको कितनी जगह चाहिए, जितना बड़ा ये कमरा है इससे थोड़ा सा और 2 फुट लंबा कर लो, इतना बड़ा स्टेज चाहिए, लेकिन 40 फुट का जो स्टेज था वो खाली रहता था, तो हम लोगों को स्टूडेंट पास मिलते थे, हम स्टेज पे बैठते थे। अच्छा, है ना। तो स्टेज पे बैठे हैं और भीम सिंह गा रहे हैं, मतलब आप ऐसे ही, उससे अच्छा और क्या होगा, और क्या हो सकता है। इधर ऑडियंस बैठी भी है और आप जोशी साहब को मतलब 4 फीट की दूरी बैठ के सुन रहे हैं, एकदम जैसे पर्सनल महफिल हो। और यकीन नहीं करेंगे आप कि परफॉर्मेंस खत्म हुई, 2 घंटे चली, 2.5 घंटे, तो आप ऐसे ही निकल जाते हैं और भूख भी नहीं लगती कि ये क्या था। आप इतना खो जाते हैं ना उसमें, नहीं, आपको इतना वो अपनी तरफ वो कर लेते हैं, तो मतलब आपको लगता है कि यार ये कैसे करेंगे, अब कैसे होगा, अब कैसे कर पाएंगे, ये कैसे, ये इंसान, कोई एग्जीबिशन लगी है पेंटिंग, यार इसने क्या सोचा है। तो ये सारी चीज़ें वो नर्चर होती रहती हैं, और वो जब एक एक्टर अपनी कला में उसको लेता है, कैसे लेता है, फिर उस पर वो काम करता है, तो वो चलते चलते चीज़ें अपने आप बदलती और बनती चली जाती हैं। आप देखो कि जो आपने अभी नाम लिए वही नाम लिए जा रहे हैं, उसके बाद कोई नई जनरेशन जिनका नाम हम रेफ़र करें कि अरे ये, जैसे बिरजू महाराज जी का आपने नाम लिया, भीमसेन जोशी जी का नाम लिया, हम उन्हीं का ही रेफरेंस देते हैं अभी भी, उसके बाद कोई ऐसे आए नहीं कि जिनका हम रेफरेंस दे पाएँ उस लेवल पे। दरअसल देखिए क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि या तो आज की जनरेशन नहीं सुन रही, और या फिर लोग नहीं आ रहे, ऐसा नहीं है, लोगों को चाहिए, लोगों को गाने वाले जो सिंगर्स हैं, क्लासिकल सिंगर्स हैं या म्यूज़िक बजाने वाले हैं, वो सब, अमजद अली खान साहब के दोनों बेटे वो बजाते हैं, या अनुष्का शंकर बजाती है, या जो है मतलब संतूर के जो उस्ताद थे शिव कुमार शर्मा जी, हाँ, उनके पुत्र बजाते हैं, तो हमने उनको भी सुना है, यंग को भी सुनता हूँ मैं, पुरानों को भी सुनता हूँ। लेकिन जब हम सीख रहे थे, टीन एज से जब जवान हुए, थिएटर करना शुरू किया, तो इन्हीं लोगों का बोलबाला था। अब इनके बच्चे जो हैं वो हमारी उम्र के हैं बेसिकली, तो अब उन्होंने बजाना शुरू किया, चीज़ें बदल गई हैं। उस वक्त क्या होता था कि शोज़ बहुत कम होते थे, आज है कि आप कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पे आप देख लीजिए, बजा लीजिए, सुन लीजिए, कर लीजिए। तब जो था वो ना यूट्यूब था, और इन सारी चीज़ों की कैसेट्स भी जब पब्लिश होती थी तो आती थी, और वो पब्लिश भी बहुत कम होती थी। तो जैसे कुछ 4 दिन का 5 दिन का फेस्टिवल कमानी कर रहा है, या टाइम्स ने किया, या टाइम्स नाउ ने किया, या किसी और कंपनी ने किया, तो वहाँ फिर वो स्टॉल लग जाते थे। अब उस वक्त पैसे नहीं होते थे 40 रुपए की या 50 रुपए की सीडी खरीद कैसेट खरीदने के, तो कैसे करें ये रहता था। तो कोई मिल जाए किसी के पास, वहाँ से कॉपी कर ली, इस तरह से गाने वाने ढूंढते रहते थे, रेडियो पे ही आते थे। अब तो मतलब ऐसा है कि आप यूँ आपको जो चाहिए वो सब अवेलेबल है, सब क्लाउड में है। चाहे
लिटरेचर की बात हो तो हमको मतलब लिटरेचर पढ़ने के लिए वहाँ जाना पड़ता था लाइब्रेरी में। अब लाइब्रेरी कहाँ है लिटरेचर की, जो थिएटर का लिटरेचर है वो या तो एनएसडी में है या साहित्य कला परिषद की लाइब्रेरी है या एक वहाँ पे सेंट्रल सेक्रेटरीट की सचिवालय की लाइब्रेरी थी एनएसडी के कंपाउंड में। फिर दूसरी अच्छी बात ये हुई जब श्री राम सेंटर में रेपेट्री में मैं गया तो श्री राम सेंटर की अपनी एक बुक शॉप हुआ करती थी, अभी भी है शायद। हाँ अभी भी है। तो वहाँ मिसेस आचार्य बहुत अच्छी लेडी थी, रिटायर थी, वो चलाती थी कैंटीन और बुक शॉप। तो वो चलाती थी, रिटायर थी तो पैसा नहीं कमाती थी वो, नो लॉस नो प्रॉफिट पे चलाती थी। तो थी आर्ट और उससे ही किसी इंस्टीट्यूट से रिटायर होके, तो डांटती भी बहुत थी वो, बुजुर्ग थी उस वक्त, आज से 35 साल पहले वो शायद 60 साल की थी। अच्छा। रिटायर हो गई थी, 65 साल की थी। तो पढ़ती रहती थी, हम जाते थे तो श्री राम रेपेट्री में थे तो डांट देती थी, किताबें नहीं पढ़ते हो तुम। मैंने कहा क्या करें मैम, पैसे ही नहीं होते खरीदने के लिए। हाँ तो किस्तों पे ले लिया करो। तो ऐसे मतलब 300 रुपए की किताब भी 3 किस्तों में 5 किस्तों में लेते। पैसे नहीं मिलते ना, सैलरी भी इतनी कम थी। जो भी थी मतलब उसमें हमें सैलरी से मतलब तो था नहीं, मतलब था कि काम कर रहे हैं, थिएटर कर रहे हैं। तो ऐसे हमने किताबें पढ़ी। तो आजकल पढ़ना सब छूट गया है। हाँ भाई, हमारी तो आदत है पढ़ने की, तो हम तो स्क्रिप्ट भी पढ़ते हैं और लिटरेचर की किताबें भी पढ़ते हैं। और अब क्योंकि अवेलेबिलिटी ज़्यादा हुई, जब ड्रामा स्कूल में हम गए तो वहाँ की रेपेट्री अपना वो वहाँ की लाइब्रेरी, वहाँ से खूब किताबें देखी, रेफरेंस पढ़ी और सब। लेकिन अब वो सारी चीज़ें नेट पे उपलब्ध हैं, तो अब कहीं जाने की उस तरह से ज़रूरत नहीं होती। हाँ कोई नई किताब छपी है, अब जैसे एनएसडी ने किताब एक छापनी शुरू की थी, रंग प्रसंग। पत्रिका जैसा था। हाँ वो नहीं, मोटी किताब है। अच्छा। वो हर 2 महीने या कभी 3 महीने में उसका एक संग, मेरे पास हैं सारी 2-3 साल की इकट्ठी। तो उसमें बहुत इन्फॉर्मेशन आती है, नए नए प्लेज आते हैं, राइटअप्स आते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। और फिर अब एनएसडी की अपनी एक बुक शॉप बन गई है, जब हम लोग ड्रामा स्कूल में थे तब शुरू हुई थी वो 90 में। रावत जी बैठते थे और रावत जी या बिष्ट जी थे वहाँ पे। बिष्ट, हाँ बिष्ट वो रिटायर हो गए वो शायद। दर्शन था, हाँ दर्शन है वहाँ पे, अभी वो रिटायर नहीं हुआ। बिष्ट जो थे वो तो अभी भी हैं। नहीं मैं अभी गया था तो मुझे पता लगा वो रिटायर हो गए, नए लोग हाँ बिष्ट रिटायर हो गए, वो पहले रेपेट्री में थे वो, फिर वो स्कूल में आ गए थे और अब वो तो हाँ वो रिटायर हो गए। हमारे टाइम पे वो सब लोग स्टाफ थे। दर्शन शायद होगा अभी बुक शॉप बाहर आ गई है। बाहर आ गई है। हाँ पहले मेन अंदर, गेट से एंटर करते राइट में। हाँ पहले अंदर थी, पहले जो रिसेप्शन के सामने पहला कमरा है, अच्छा अच्छा अच्छा, उसमें शुरू हुई थी। ओके। तो उसके बाद जब ये पहले ये प्रोमाइसेस जो बाहर कमरे हैं ये सब सीसीआरटी के पास था, कोई कथक केंद्र के पास था, कोई ऐसे अलग अलग सबके पास थे। और जहाँ आज रेपेट्री है वहाँ कथक केंद्र हुआ करता था। अच्छा अच्छा अच्छा, वो पूरा ही शिफ्ट हो गया अब। हाँ कथक केंद्र को अलग जगह दी अलग थी। दे दी। पहले रेपेट्री रविंद्र भवन के 3rd फ्लोर पे थी, वो अलकाई साहब ने शुरू किया था फ्लोर लेके। लेकिन फिर बाद में जब ये प्रमाइसिस आ गया तो सीसीआरटी का या उसका एक ऑडिटोरियम था छोटा, जहाँ पे अब एक छोटा ऑडिटोरियम बना है, जिसमें स्टूडियो थिएटर जिस वैसा ही उसको शिफ्ट करके वैसा ही बनाया। और फिर तब वो एनएसडी का अपना जो बड़ा थिएटर हॉल है अभी मंच, वो बंद पड़ा हुआ था, स्ट्रक्चर बना हुआ था। फिर बाद में वो हमारे पास आउट होने के बाद बना, फिर थोड़ी चीज़ें और बनी नई नई अलग अलग तरह से। और फिर कथक केंद्र चला गया, वो काफ़ी सारी ज़मीन जो है मेट्रो में चली गई, तो ऐसा वैसे बचा हुआ काफ़ी। तो मेरा एनएसडी जाना तो हुआ नहीं काफ़ी टाइम से, लेकिन हाँ लोग जाते रहते हैं, फ़ोटो डलती रहती है। अब वो सब जो पुराने लोग थे, टीचर भी रिटायर हो गए, वो सब रिटायर जानते तो हैं ही, नए टीचर भी जो हैं वो सब हमारे जूनियर ही हैं, सीनियर हैं एक दो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैनेजमेंट थोड़ा बदल गया है, डायरेक्टर थिएटर वाले नहीं रहे, वो कोई और आ गए हैं। तो नहीं तो पिछले बार तक तो हमारे सीनियर थे, वामन केंद्रे जी पे थे,
अब कोई बचा नहीं, सब तो तो बन गए। 87-86 बैच के शायद थे ना। हाँ, तो वो उनके साथ मैंने श्रीराम रेपेट्री में प्ले किया था, काम किया था। तो बम्बई रहते हैं अब तो? पहले से ही बम्बई रहते हैं। अच्छा, वो यहीं से एनएसडी पढ़ने गए, ओके ओके। फिर वहाँ से वापस आए, यहाँ थिएटर किया, फिर वो इसमें यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, जब यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट के हेड थे वो। ओके। फिर उनको वहाँ का बना दिया गया डायरेक्टर। तो अब वही है कि अब आगे आने वाले जो नए स्टूडेंट्स हैं वो कोई करना चाहता है, कोई नहीं करना चाहता। जितने भी पास आउट्स थे और जो एलिजिबल थे वो सारे के सारे एक एक बार बन चुके हैं। अंकुर जी हों, कीर्ति जैन हमारे टाइम पे थी, बज्जू भाई हों, और या क्या कहते हैं अनुराधा कपूर थी, और मोहन महर्षि तो बहुत पहले, ये सब लोग बन के निकल चुके। जिसको BM शाह साहब और ये सब, BV कारंत, तो ये सब उसी इंस्टीट्यूट के पास आउट्स हैं। अलकाई साहब के स्टूडेंट्स हैं, सब हमारे दिग्गज टीचरों में से रहे हैं। और कुछ पॉलिटिक्स होती है, किसी को बनने देना है, किसी को नहीं बनने देना, वो तो हर जगह चलता रहता है। लेकिन अब शायद ऐसा हो गया है कि अब चीज़ें बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज हो गई, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अभी भी चल रहा है, स्टूडेंट्स आ रहे हैं पास आउट। तो जो पहले अलकाजी साहब के टाइम पे या फिर आपके समय पे, या अभी कुछ करिकुलम में डिफरेंस आया है, या पढ़ाई के तरीके में बदलाव आया है, या वो पैशन स्टूडेंट्स में वो है या उतना नहीं है? देखो, ये तो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि जब तक हम देखें नहीं जाके कैसे कह दें कि हमारा ही टाइम अच्छा था। हमारे टाइम पे भी लोग कहते थे यार अब कोई मज़ा नहीं रहा ड्रामा स्कूल में, पहले बहुत अच्छा था। तो मुझे लगता था कि यार हम बेवकूफ़ हैं क्या, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो फिर वो बाद में लोगों ने कहना शुरू कि नहीं ये बैच बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो और 2-4 ऐसे ही होता है, और 1-2-4 बैच अच्छे आते हैं, फिर एक थोड़ा स्लम्प आ जाता है, फिर 2-4, ये तो एक प्रकृति का नियम है। और हर आदमी और हर बैच ये सोचता है हम सबसे अच्छे हैं। लेकिन हाँ, वो ठीक है, एक मैनेजमेंट का फ़र्क पड़ता है। अलकाई साहब जैसे इंसान और इतने बड़े टीचर, इतने बड़े गुरु, उन्होंने इंस्टीट्यूट को नर्चर किया था, एक्चुअली बनाया था एक लेवल पे, तो वही लेके गए। NSD उन्हीं की वजह से वैसे जानते थे लोग। हाँ, उससे पहले तो उसका नाम एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ थिएटर था। और कोर्स भी जो है मतलब 1 साल से 2 से 3 कराया उन्होंने। फिर वो राडा से क्योंकि पढ़ के आए थे, तो सारा वेस्टर्न इनपुट, इंडियन सब, पहले ये सब नहीं था बिफोर हिम। लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की, पॉलिटिकली भी वो उसमें थे, मतलब मिनिस्ट्री से कनेक्टेड थे। और वो श्रीमती इंदिरा गांधी उस वक्त ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर थी, तो उनके अंडर आता था सूचना और प्रसारण। अभी भी वही उसी के अंडर है, उसी के अंडर आता है, पर वो मिनिस्ट्री उनके पास थी, तो वो उसूलों के बहुत पक्के थे। जो ग्रांट मिलती है NSD को, वो उसके अंडर आती है ना। लेकिन ऑटोनोमस बॉडी है, तो वो बस ग्रांट मिल जाती है, वो जो करते हैं वो फ्री है। ऐसा था पहले, अब पता नहीं है कि नहीं है। तभी आज की डेट में गुरु की वैल्यू ना कम हो गई। आज के समय में अगर देखो, उस समय के गुरु सबको याद रहते हैं और वो वैल्यू थी, गुरु को गुरु मानते थे। आज के समय में वो वाली बात, एजुकेशन सिस्टम का थोड़ा डिफरेंस हो गया है। देखिए क्या होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि जो पुराने लोग करते थे वो सही था, या जो नए कर रहे हैं वो गलत है, नहीं, ऐसा नहीं है। अब जैसे हमारे एक मित्र हैं, बहुत अच्छा उन्होंने थिएटर ग्रुप चलाया था बहुत साल, एक्ट वन NK शर्मा है, वो तो थप्पड़ मार मार के सिखाते थे, खून निकल आता था, फिर भी जाते नहीं थे लड़के, है कि नहीं। हम लोग जो थे डांट खा रहे हैं, हमारे डायरेक्टर जो हैं गालियां दे रहे हैं। आज कोई सुनने को राजी नहीं सुनेगा ना आदमी। स्कूल में भी ये हाल है, आप देख लो कौन सी वो स्कूल की वजह से, क्योंकि वो एजुकेशन सिस्टम के अंदर ही वो चीज़ आ रही है ना। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि ड्रामा स्कूल में किसी ने सुसाइड किया हो, वो प्रेशर नहीं है, मतलब वो IIT वाला प्रेशर नहीं है, क्योंकि हम आर्ट की बात कर रहे हैं। नहीं आ रहा, डांट दिया, कोई बात। यहाँ पे बच्चा फेल भी हो जाता है, उसको री एग्जाम करवा के बोल देते हैं यार पढ़ा दो इसको थोड़ा सा, क्योंकि आपने सेलेक्ट किया है तो फेल करने के लिए थोड़ी। तो वो लीनियंसी बरती जाती है, लेकिन बिल्कुल ही
वो हो जाए जीरो तो फिर हम्म। कैसे करें, यार मुश्किल है। हम्म। इसी वजह से एक दो बार हड़तालें भी हो गई थी कि भाई लड़का आपने फेल क्यों किया, आपने सेलेक्ट ही क्यों वो किया था। 0 ईयर जब हुआ था। हुआ था हमसे पहले ही हुआ था, उससे पहले एक बार हुआ था। हम्म। तो वो गलतियां भी हो जाती हैं, लेकिन हाँ ये है कि लिया तो जाता है हम्म। सब टेस्ट करके, हल्का सा रिटन एग्जाम, हल्का सा ड्राइंग का एग्जाम, वो सब इसलिए लिया जाता है कि भाई एक सवाल हिंदी में होता है, एक इंग्लिश में, हम्म। ताकि आपको एक तो लैंग्वेज आनी चाहिए। हम्म। और एक फ्री हैंड का कुछ बनवाते हैं कि भाई सीधी ऐसे सीढ़ी बनाओ, हम्म। तो ये ड्राइंग करने का बहुत काम होता है। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही आपको पेंसिल पकड़नी मतलब नहीं आर्ट आती। डायरेक्टर वाला प्रोडक्शन डिजाइन अगर करना कुछ हो भी तो है, हाँ। ये भी तो सबको करना पड़ता हम्म। है। प्रोजेक्ट्स हैं, ये हैं, हम्म। वो हैं, सारी चीज़। कोई अच्छा करता है, कोई बहुत उसको अच्छा हाँ, करता है, बिल्कुल। खराब तो कोई भी नहीं करने हम्म। आता। हम्म। और जिनको नहीं आता वो फिर सीखते भी हैं। हम्म। कारपेंटरी की क्लास भी होती है इसकी। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जब आप एक इंस्टीट्यूट में घुसते हैं तो उस लोग सोच की कुछ और, क्योंकि पहले क्या था, अब तो हर आदमी थोड़ा सा वो पढ़ने लगा। पहले हमारा बैच, लास्ट बैच है 10+2 से आप भर सकते थे, हाँ, फिर ग्रेजुएशन फिर के बाद हुआ। ग्रेजुएशन कंपलसरी हो गया हमारे अगले साल से। उसकी वजह ये थी कि उस वक्त एजुकेशन में सरकारी स्कूल में पढ़े हुए लोग हम, चंद पब्लिक स्कूल हुआ करते मतलब थे, 12वीं करना ही उस टाइम अपने पे बहुत बड़ी बड़ी बात बात थी, थी। है ना। और हम लोग तो क्योंकि मेरठ से दिल्ली शिफ्ट हुए थे, आए थे, माइग्रेट हुए थे, तो एजुकेशन का डिफरेंस, इंग्लिश हिंदी का डिफरेंस, है ना। मतलब ग्रेजुएशन करके एनएसडी करने के बाद तक भी आज तक कॉन्फिडेंट नहीं है इंग्लिश में। थोड़ा सा अब लोगों के माहौल में आए हैं, बातचीतें सुनी हैं, तो थोड़ा पढ़ना लिखना शुरू किया है। नहीं तो हम तो हिंदी मीडियम के आदमी है ना भाई। तो उस तरह से ही हमको जो है वो सारी चीज़ें थी। और फिर आके यहाँ पे थिएटर ने बहुत डेवलपमेंट किया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कह लीजिए या कुछ कह लीजिए, कॉन्फिडेंस, बातचीत करने का, या ये सब थिएटर की देन है, ये किसी और पढ़ाई लिखाई की देन नहीं। तो थिएटर की तरफ रुझान, मतलब आपका पलायन हुआ, वहाँ से माइग्रेशन हुआ मेरठ से दिल्ली, तो कैसे वो कीड़ा? वो दरअसल मेरे को तो याद नहीं कैसे कीड़ा हुआ होगा। वो एक उम्र होती है, 7वीं 8वीं 9वीं में आप पढ़ते हैं, और टेलीविज़न कभी हमने देखा नहीं था, क्योंकि वहाँ मेरठ में से भी 17 किलोमीटर कस्बा है हमारा। बिजली तो थी, लेकिन रेडियो था, वहाँ टीवी नहीं था। अब टीवी तब आता भी मैं 79 की बात कर रहा हूँ, तो ब्लैक एंड व्हाइट नया नया आया था तब। हाँ। तो आ गया था, बहुत एशियन कम आया। गेम्स जब हुए थे वो 82 में हुए थे एशियन गेम्स, तो उससे भी 78 79 में मैं 9th में था दिल्ली में, 8th मैंने कस्बे से की थी। आए तो शहर और कस्बे का डिफरेंस, कल्चर का डिफरेंस। कल्चर तो चलो हमारे मोहल्ले और हमारे घरों का ही है, लेकिन दुकानें, मार्केट मालवीय नगर में तो एक ही दुकान थी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान बिकता था, फ्रिज, टीवी, ये सब। अब वो टीवी देखते, वहाँ खड़े देखते रहते थे क्या आ रहा है, 2 घंटे का दूरदर्शन आता था 6 से 8। तो बस वो चले गए घर, फिर मार्केट में सामान लेने आए तो फिर देख रहे हैं, खड़े हो गए। तो होता था कई बार ऐसा, बहुत लेट हो गए, गाने वाने आ गए तो बड़ा मज़ा आ गया, चित्रहार वगैरह। तो ऐसे फिर अब्बा हमारे एक, उन्होंने सोचा कि तो ठीक नहीं है, तो एक टीवी ले आए, शटर वाला। वो बड़े खुश हुए थे, पूरे गांव में हमारे पास था। गांव मतलब मालवीय नगर के पास, जो बहुत पुराना गांव है, उसका नाम है बेगमपुर। ये दिल्ली की बात हो रही है, मालवीय नगर वो मालवीय नगर, दिल्ली वाला, साउथ दिल्ली। साउथ दिल्ली। तो साउथ दिल्ली, तो जो मालवीय नगर है वो रिफ्यूजी कॉलोनी है। तब तो मॉल वॉल तो कुछ बना ही नहीं होगा, वो सामने वाला कुछ नहीं था, वो सब हमारे मालवीय नगर रिफ्यूजी कॉलोनी पूरी बनी हुई थी, और उसके हमारे गांव में घुसने से पहले 4-5 खेत भी थे। बाकी पीछे लैंड खाली पड़ी हुई थी। मालवीय नगर भी खाली था जब पार्टीशन से पहले। पार्टीशन के बाद रिफ्यूजीज को वहाँ कॉलोनी बना के दी गई, जैसे अपने ये लाजपत नगर रिफ्यूजी कॉलोनी है, या करोल बाग रिफ्यूजी कॉलोनी है। तो करोल बाग में तो ये हुआ था, जो हिस्ट्री में भी है, कि सब लोग
उधर से अमृतसर की तरफ से जब आए थे तो यहीं आके बस गए सब। यहाँ टेंट वेंट डाल लिए सब ने, अपने एक मार्केट से बन गई। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल साहब ने उनको लीगल कर दिया था कि तुम जैसे हो वैसे ही बना लो, वैसे ही बना लो। और फिर बाद में ये घर बना बना के दिए थे, जिसमें लाजपत नगर, मालवीय नगर और कॉलोनी ऐसी बनाई होंगी। तो बाकी सब था, पर धीरे धीरे बढ़ता रहा। घर पे आ गया तो घर पे अब 2 घंटे टीवी के सामने से ना हटे कोई, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, वो मकसद ही नहीं था। हाँ, टीवी देखना है, हम देख रहे हैं क्या है। रेडियो तो सुन रहा था। फिर वो धीरे धीरे बस उसी तरफ रुझान हुआ कि यार कैसे करेंगे, कैसे होगा। क्योंकि उस टाइम पे तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक्टर बनने का आपने सोचा या थॉट आना। हाँ, सोचा तो क्या, ऐसा मतलब था कि भाई बड़ी बच्चे वाली सोच थी कि फिल्में तो नहीं कर सकते क्योंकि वो तो मुंबई में बनती हैं, वो हमारा तो कोई है नहीं, ये तो पता था। और 2-3 प्रोग्राम थे, चित्रहार, सैटरडे संडे की फिल्म, फूल के लिए गुलशन गुलशन, या नए साल पे शुरू हुआ था, विनोद दुआ साहब ने शुरू किया था सुबह 10 बजे। अच्छा। तो हमें यही नहीं यकीन हुआ कि सुबह भी आ सकता है टीवी, हमें तो लगता था शाम को ही आता है। तो फिर उस पे हफ्ते में एक बार दूरदर्शन का नाटक आता था। अच्छा। सीरियल तब मतलब स्टेज, हाँ मतलब दूरदर्शन अपना प्ले रिकॉर्ड करके। हाँ, अच्छा। स्टूडियो में ही मैंने कहा यार ये तो यही बनता है, इसमें कुछ हो सकता है। तो फिर ऐसे करते करते हुआ नहीं कुछ। फिर एक मेरा दोस्त स्कूल में पढ़ता था साथ में, उससे मिला एक दिन, उसने कहा कि नाटक करेगा, तो मैंने कहा ही, क्योंकि वो मंडी हाउस जाने लगा था। फिर उसने बुलाया, मंडी हाउस गए, वहाँ जगह देखी, और ये क्या है, ये कौन सी दुनिया है, और वहाँ से इस तरह से सिलसिला ET2 में है। तो वो दोस्त अभी इस फील्ड में नहीं है दिल्ली में थिएटर करता है, NSD के साथ वर्कशॉप्स करता है, मिलते रहते हैं, बात होती रहती है। तो ही टुक मी टू मंडी हाउस एंड 3-4 साल 5 साल, तब मैं कॉलेज चला गया। फिर कॉलेज से 2-3 साल वो निकल गए। फिर 4-5 साल एमेच्योर थिएटर करने के बाद जब ग्रेजुएशन हो गई तो क्या करेंगे अब। तो मैंने सोचा अब इसको ही कुछ करना पड़ेगा। तो फिर एक सिर्फ ये दिमाग में आया कि अगर इसी को कुछ करना है तो फिर पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी। तो मैं छोटे से शुरू करता है। तो श्री राम का एक्टिंग कोर्स होता था उस वक्त 9 महीने का, जो आज 2 साल का है। तो उसमें एडमिशन की प्रक्रिया क्या? इंटरव्यू ऐसे। अच्छा। वो तब छोटा था, तो हमारे टीचर हैं राजेंद्र नाथ जी, जो श्री राम सेंटर के ऑनररी डायरेक्टर थे। वो बेसिकली तो इंग्लिश के प्रोफेसर थे शिवाजी कॉलेज में, और वो शाम को फिर यहाँ आ जाते थे दोपहर के बाद। रेपेट्री, एक्टिंग को सारी एक्टिविटी वही ऑनररी डायरेक्टर। तो बस वो एक्टिंग कोर्स क्या करते, तो फॉर्म निकले, लोगों ने भरा, उनको कॉल आई, जाके वो खुद ही अकेले इंटरव्यू लेते थे कि करके दिखाओ कुछ, ये करके दिखाओ, तो बस सिलेक्शन हो जाता था। मतलब सबका तो नहीं होता था, आते अगर जैसे 150 फॉर्म आए तो 20 ही लेने हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं तफरी मारने आ गए, चलो भर देते हैं। वो तो खैर हाँ ठीक है। तो हम तो वहीं क्योंकि थिएटर कर रहे थे, तो वो हो गया। वो जब वो हुआ तो मुझे लगा कि भाई ये तो पढ़ने लिखने की चीज़ है, इसको तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। हम तो 5 साल ऐसे ही कर रहे थे मस्ती। तब आया दिमाग में कि अब तो NSD करनी पड़ेगी, क्या है। तो उस तरह से था। तो NSD फिर चले गए हम, 2 साल लगे उसमें। 1 साल तो मैं वहाँ रहा, फिर 0 ईयर हो गया। फिर उसके 2 साल बाद आई गॉट द एडमिशन। तो उन 2 साल तक मैं एक्टिंग कोर्स करके श्री राम रेपेट्री में रहा। तो वहाँ एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल थिएटर करने का मौका मिला, जिसमें सब NSD के डायरेक्टर्स जो पास आउट्स थे, वामन केंद्रे ने पहला प्ले किया, फिर अनामिका अक्सर आई, फिर भी आए, फिर और अलकाई साहब के बेटे फैजल ने किया, फिर CR जाम्बे, सब NSD के पास आउट्स अच्छा स्टूडेंट्स थे। उनके साथ
एक वो सांप का हुआ, प्रोफेशनल थिएटर क्या होता है, सारी चीज़ें। फिर कुमुद वगैरह, कुमुद हमारा 1 साल जूनियर बैच है, तो हम 2 साल एक साथ एमआईसीज में रहे भी। आपके बैच के कौन कौन? मेरे बैच में यूँ लगा लें कि आप आदिल हुसैन, अच्छा, राजेश भाई, पारितोष भाई वाले उसमें? राजेश तेलंग, हम्म, अनूप सोनी, चितरंजन गिरी, अभी तुमने फर्जी में देखा होगा उसको। फर्जी में वो जिसको चाचा चाचा बोलते रहते हैं दोनों, तो उनके साथ अमोल जी के साथ काम करता है वो चितरंजन गिरी। और सपना है, परितोष की वाइफ जो है, वो मेरी बैचमेट है। हरविंदर कौर है एक, और वो चली गई थी बाहर। एक लड़की अर्चना, वो जयपुर ड्रामा डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी में हेड है। एक लड़की अनिंदिता सर्वाधिकारी, वो कलकत्ता की थी, वो वहाँ कुछ कुछ काम करती है, डॉक्यूमेंट्री बनाती है। वो एफटीआई भी चली गई थी एनएसडी के बाद। अच्छा, क्योंकि उसकी उम्र बहुत कम थी उस वक्त, 19 साल की वो आई थी, 23 साल की निकली। वहाँ जाके 2 साल और करा। फिर वो बॉम्बे रही 1-2 साल, उसने यहाँ भी काम किया। फिर फिर कुछ लोग हैं जो थिएटर की वर्कशॉप्स वगैरह ही करते हैं। हरीश खन्ना एक और एक्टर हैं जो हमारे बैचमेट हैं। फिर और एहसान है, एहसान खान, और वो एहसान भी यहीं रहता है। हरीश भी यहीं दिल्ली आता जाता रहता है। बाकी 2-3 लोग दिल्ली में ही हैं। आदिल भाई तो वहीं है, दिल्ली में रहता है। रॉयस्टन डायरेक्शन का था, वो केरल का था, काफ़ी काम करके दिल्ली में वो केरल चला गया, वहाँ उसने घर वर बना लिया। तो ये हमारा बैच था कुल मिला के। और कई सारे यार दोस्त हैं जिनको आप जानते नहीं हैं, वो सब वहाँ दिल्ली में ही वर्कशॉप वगैरह। नारायण है एक, यहाँ पे काम करता है, लाइट एंड शो वगैरह करता है। तो ये सब लोग थे। तो उसके बाद फिर बम्बई? फिर मैं ड्रामा स्कूल से निकला, तो निकलते ही हमारी एक टीचर हैं, जानते हो शायद, वीना मेहता। तो उन्होंने मुझे बताया कि कोई सीरियल बना रहे हैं, जाके मिलो। मैं जाके मिल लिया। तो मेरा पहला टीवी सीरियल फिरदौस के नाम से आया था दूरदर्शन पे। और जब वो टेलीकास्ट हुआ था 94 में, तो जी लॉन्च हुआ था, 2 घंटे का शुरू हुआ था, सिर्फ 2 घंटे। बाकी गाने आते थे उस पे उसके बाद? पता नहीं, ऑडियो, हाँ शायद ऑडियो गाने आते थे। और दूरदर्शन तब तक जो है रात के 10 बजे तक हो गया था। तो एनएसडी से पास आउट होते ही 2-3 महीने का टाइम था, तो मैं रिपेट्री में काम करने लगा। बज्जू भाई ने कहा इधर आ जाओ। फिर मैं वो सीरियल करने चला गया। सीरियल करके वापस आया, मतलब बीच में बारिश की वजह से बंद हो गई शुरू, तो 6 महीने लगे। 6 महीने फिर काम नहीं, तो बज्जू भाई, मैंने कहा तो कुछ है नहीं, मैं रिपेट्री ही करना चाहता था। क्योंकि मैंने 82 से लेके जो 90 तक जो रिपेट्री देखी थी, वो उसमें बेस्ट रिपेट्री ऑफ द रिपेट्री हिस्ट्री हुआ था। नामदेव भाई, श्री वल्लभ व्यास, हिमानी शिवपुरी, डॉली आलूवालिया, वीके, सारे दिग्गज, अनंग देसाई, जिस लेवल पे काम करते सिंह, मतलब कौन नहीं था उसमें। और इवन उत्तरा बावकर जी, इनका हम प्ले देख के बड़े हो रहे हैं। डेथ हो गई शायद ना? हाँ, उनके प्ले देख देख के बड़े हो रहे हैं। और जब मैं रिपेट्री पहुंचा, तो सब जा चुके थे छोड़ छोड़ के। यार ये क्या हो गया, तो गड़बड़ हो गई। तो फिर मैं फिर भी रिपेट्री करना चाहता था। तो अगले साल मैंने परमानेंट अप्लाई किया। मैं 6 महीने काम किया अगले साल। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, वहाँ मैं ही सीनियर रह गया। सब चले गए तो सब जूनियर्स आ गए। अरे मैंने कहा यार, डर लगने लगा मुझे। मैं निकला वहाँ से। फिर धीरे धीरे सोचता रहा क्या करूँ क्या करूँ। फिर किस्मत ने धक्का मारा तो मुंबई आ गया। बस यहाँ के काम वाम शुरू किया धीरे धीरे। पहला ही शूटिंग मैंने किया था, डॉक्टर चंद्र प्रकाश का एक सीरियल बन रहा था, एक और महाभारत। और जब मैं दिल्ली में था तभी उन्होंने वो शुरू किया था, मृत्युंजय
जो नॉवल है ना शिवाजी साटम का एक नॉवल है शिवाजी सावंत, कर्ण के पॉइंट ऑफ व्यू से महाभारत है वो, अगर आप वो प्ले भी है उस पे, उसके ऊपर उन्होंने सीरियल। तो दरअसल उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे कास्टिंग भी एनएसडी के ही हमारे सीनियर थे, वो करते थे, जयरूप जीवन, और उसमें सब लोग थे, श्री वल्लभ व्यास और ये बहुत सारे, और एनएसडी की भरमार थी। तो एक उस तरह का एक कॉन्फिडेंस नई जगह पे पहली बार। तो किसी वजह से क्या हुआ था कि फोन वोन लगने शुरू हो गए थे, लैंडलाइन डिजिटल हो गए थे, पेजर वेजर आया नहीं था तब तक। तो कोई हमारे सीनियर या जूनियर थे, उनसे मैं मिला पृथ्वी पे, तो उनको मैंने अपना नंबर दे दिया। अरे आशुतोष था शायद, हाँ, तो आशुतोष को मैंने फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा जाके भाई मेरा प्ले देखने आओ, तो मैं पृथ्वी गया, उसको नंबर दे दिया मैंने अपना। अगले दिन रात को मेरे को फ़ोन आया, सर आपके लिए एक रोल है। मैंने आई, अभी तो मैं किसी से मिला भी नहीं हूँ यार। तो मैं जयरूप जीवन बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। मैंने कहा जी भाई बोलें, ऐसे ऐसे एक रोल है और आशुतोष ने आपके बारे में कहा है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, उनको बुला लो। ठीक है यार, बड़ी अच्छी बात। अगले दिन पहुँच गया मैं। कितने बजे आऊँ? 8 बजे। 8 बजे पहुँच गया, सब बंद, हमें पता नहीं था, गेट बंद। मगर जी शूटिंग है। अरे बेटा आने तो दो किसी को, चौकीदार बुला। 9 बजे की शिफ्ट में, अब हमको तो नहीं मालूम था। वो हम तो थोड़ा 8 से पौने 8 पहुँच गए। सेफ्टी के लिए थोड़ा पहले बोल देते कि आ जाओ। हम तो 8 के पौने 8 तो टाइम पे पहुँचने की आदत थी, तो ऐसा चलता रहा। वहाँ मिले सबसे, हमने उनके प्लेस देखे थे, उन्होंने हमारे देखे थे। अरे ये कैसे हो, ये है। फिर धीरे धीरे बाद में दोस्तियाँ बढ़ गई। फिर ऐसे सिलसिला शुरू हुआ। फिरदौस में उत्तरा जी भी थी। और अब देखिए ऐसा होता है इंस्टीट्यूट में, वो हमारी सीनियर भी हैं, हमारी टीचर भी है, स्पीच पढ़ाती थी हमें, और हमारी को एक्ट्रेस भी थी। उनके साथ मैंने अंधायुग भी किया। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, बोली मैंने तुम्हारा नंबर किसी को दिया है, वहाँ जाके मिल लेना। वहाँ जाके मिला तो वो एक कुछ शुरू हो गया। फिर जो है हमने एक प्ले किया था 3rd ईयर में, कुरु कुरु स्वाहा, उसके राइटर थे मनोज श्याम जोशी, और मनोज श्याम जोशी ने बुनियाद लिखा था। तो उस वक्त स्टार भी शुरू होने वाला था 97। तो रमेश सिप्पी साहब को एक बुनियाद जैसा एक कॉन्सेप्ट मिला था गाथा के नाम से, वो भी मनोज श्याम जोशी लिख रहे थे। अब जब उन्होंने बुनियाद बनाया था तो ये सब लोग नए थे, नीना गुप्ता जी, आलोकनाथ वगैरह, वो सब नया लॉट आया था टैलेंट का। तो उन्होंने फिर पूछा कोई अच्छे एक्टर आए हैं क्या। तो वो हमारा प्ले जो उनका लिखा हुआ था वो देखने आए थे, रंजीत भाई ने डायरेक्ट किया था, बहुत ही हिट था वो। तो उन्होंने बोल दिया भाई ये लड़के हैं, अनूप का नंबर था शायद, अनूप को फ़ोन किया भाई आओ बुलाओ, और एक्ट्रेस बुलाओ। तो उसने सबको हमको बुलाया, और हमारा सब, तो 1 साल तक वो सीरियल बना चला। फिर वो सब, फिर बाद में धीरे धीरे चीज़ें खुलने लगी, बातें होने लगी, इधर से उधर एक दूसरे तक पहुंचती हैं बातें कि अरे वो आए हैं 2-3 एक्टर इतने अच्छे हैं, फलाना ठिकाना। संजय उपाध्याय उसमें एसोसिएट डायरेक्टर थे, जो मेरे ख्याल से सोनी वोनी पे कुछ काम करते हैं। पहले वो यूटीवी में थे, यूटीवी जो पहले हुआ करता था, साकिना का। तो उनकी वजह से सारा यूटीवी स्टाफ ने देखा वो सीरियल, यूटीवी वालों ने फिर बुलाना शुरू, तो ऐसे कनेक्टिविटी बनती चली। फिर अशोक पंडित साहब ने बुलाया, उनका एक पायलट किया, फिर उन्होंने कोई सीरियल किया उसमें। तो धीरे धीरे करते 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 फिर एपिसोडिक्स चीज़ें शुरू हो गई, सैटरडे सस्पेंस शुरू हो गए, बेस्ट सेलर्स आते थे। तो इस तरह की चीज़ें, हम तो बस लगे रहे और काम करते रहे, कुछ सोचा नहीं। फिर बाद में किसी वजह से फिल्मों में आना शुरू हुआ। एक हसीना थी को देख के रामू ने बुला लिया, उसके बाद तो आपके सामने बैठे। तो जितने थ्रिलर के डायरेक्टर्स हैं मैंने देखा, उन्होंने आपका अच्छा इस्तेमाल किया है। सारे आप देख लो, राजन डी के हो गए या फिर श्री राम राघवन हो गए। हाँ, शुरुआत में एक्चुअली यही था कि श्री राम के साथ एक हसीना थी में एक छोटा सा मैंने सीन किया था। तो मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन कनेक्टिविटी है।
जो एक लड़का उनका असिस्टेंट था पार्थो, गुजर गया बेचारा, वो तब सीरियल में हमारे साथ था, यूटीवी में ही था वो, उसी टीम में था। तो फिर उसमें दारा एक लड़का था और एक दूसरा एक और लड़का था जो इनके असिस्टेंट थे, ना विजय उपाध्याय के भाई, सचिन खोट, उसने अगली और पगली ऐसे फिल्म बनाई, नाम सुना है। ये सब लोग उसी गैंग के थे। फिर उन्होंने सीरियल यूटीवी के लिए बनाया, तो रातों रात सीरियल में जो आ जाओ आ जाओ आ जाओ करके, तो ऐसा चलता रहा। तो वो असिस्टेंट था, तो कह रहा अब जा रहा हूँ मैं, फिल्में करूँगा रामू के यहाँ, मतलब कर लो जाओ। फिर वो एक दिन मिलने आया, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया हमें भी करवा ले यार फिल्में में। फिर अनुराग थे, अनुराग हैं, वो दिल्ली से ही एक्ट 1 में थे वो पहले, एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे। या अपना ये पिंक वाला डायरेक्टर क्या नाम है, बंगाली जो है, हाँ, सब एक्ट 1 के अच्छा, प्रोडक्ट वो हैं। भी गजराज ये भी एक्ट 1 में थे। पीयूष तो एनएसडी के हैं, तो एक्ट 1 में काफ़ी काम किया अच्छा उन्होंने। और आशीष विद्यार्थी एक्ट 1 में हमारे 2 साल 2 साल सीनियर हैं हमारे से पहले वो बैच, उनसे पहले वो। हाँ, फिर ये सब लोग, क्योंकि अब मैंने इन सबको, है वो मेरे सीनियर क्योंकि मुझसे पहले आए एनएसडी में, इसलिए सीनियर हैं, अदरवाइज तो सब साथ के ही लोग। क्योंकि मैं वहाँ थिएटर करता था एमेच्योर, तो सब लोग मिलते NSD में रहते थे। मतलब समझ लीजिए कि लास्ट जो मेरी मेमोरी जाती है, मैंने दिनेश खन्ना साहब और पीयूष मिश्रा साहब को 3rd ईयर में देखा है, पढ़ते हुए। उनका परफॉर्मेंस देखा है। अच्छा, परफॉर्मेंस देखा है। 3rd ईयर का बापी बोस जो हमारे वहाँ टीचिंग करते हैं या काम करते हैं, वो डायरेक्शन के स्टूडेंट्स थे, तो उनका डिप्लोमा प्रोडक्शन मैंने देखा है। सीमा दी और ये सब लोग, इरफान भाई, इन सबको हमने बैच में देखा है। पर हाँ, ये डिफरेंस था कि भाई ये एनएसडी पढ़ रहे हैं, हम तो थोड़ी सी हीन भावना सी रहती थी जो हम छोटे हैं। और माहौल ऐसा होता था कि प्रीमाइसेस में तो घुस जाते थे क्योंकि बहुत सारे ऑफिसेस थे, लेकिन अंदर एनएसडी में घुसने की हिम्मत नहीं होती थी। तो वो एक था, एक जलवा था, एक जज्बा, और वो दिखाई देता था। ऐसा लगता था कि पता नहीं अंदर क्या है, मिलिट्री कैंप है क्या, ऐसा लगता था। अब मालूम नहीं, अब ऐसा लगता है लोगों को नहीं, जो बाहर थिएटर करते हैं, जो एमेच्योर थिएटर करते हैं, उनको क्या फीलिंग आती है, पर हमें तो ऐसी आती है। और जितने भी हमारे आसपास के एमेच्योर थिएटर में थे, सबको ऐसी आती थी। तो आपने थिएटर बाहर भी किया, एनएसडी के रेपेटरी में थे, फिर एनएसडी में भी किया, तो दोनों में थिएटर जब आपने किया तो क्या फ़र्क नज़र आया बेसिक, या फिर फ़र्क होता है? सही, देखिए क्या होता है कि जैसे एक चीज़ होती है कि फ़र्क जो है ना, वो है कि एक तो आपको पेंटिंग बनानी आती है, आपको खाना बनाना आता है, लेकिन आप शेफ़ नहीं कहलाते। डिग्री तक की बात है, वो पढ़ने लिखने से आता है, जो फॉर्मल ट्रेनिंग जो, हाँ, जो हम पहले करते थे एमेच्योर थिएटर, उसमें हम करते थे, हमें पता नहीं था हम क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? थिएटर कर रहे हो। थिएटर कर रहे हो। किसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कभी कभी नाम सुन लिया, अच्छा इसको फ्लैट कहते हैं, ओके ठीक है, इसको प्लेटफॉर्म कहते हैं, भाई इतना ही पता। लेकिन जब आप दूसरे स्टेज पे पहुंचते हैं, मतलब इस बेसिकली कि ए फॉर एप्पल वाली क्लास सीखी, फिर शब्द बनाने सीखे, फिर सेंटेंस बनाने सीखे, और फिर ऐसे लिखना सीख लिया। तो ये वो वाला डिफरेंस है। जब आप एमेच्योर थिएटर करते हैं तो उसमें शिद्दत बहुत होती है, और मेहनत तो उतनी ही होती है जितनी वहाँ होती है, उतनी यहाँ होती है, क्योंकि बिना उसके होगा नहीं, और शिद्दत में कोई कमी नहीं होती। लेकिन हमें ये नहीं पता होता हम कर क्या रहे हैं, हमें ये पता होता है हम जो कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं, यू नो। एमेच्योर इस तरीके से बुढ़े बनना है तो बुढ़े बन गए, फिर पता लगा नहीं ऐसे नहीं बनते, ऐसे भी बन सकते हैं। तो ये जो चीज़ों का डिफरेंस है, ये पढ़ने लिखने से आता है, यू नो। अगर जैसे एक कैमरा
मैन हैं, ये बैठे हैं भाई, तो हम्म, आप किसी कैमरामैन के साथ लग जाइए, हम्म, 5 साल में आप कैमरामैन बन जाएंगे। हम्म, लेकिन जब आप इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो उसका डिफरेंस वो ही समझ सकता है। हम्म, कैमरामैन का मतलब 4 लाइटें जला देना नहीं है, वो स्टेटमेंट कैसे आएगी आप, हम्म, तो वो उसके लिए पढ़ाई लिखाई बड़ी जरूरी है। आपको पेंटिंग करनी है, मुझे ड्राइंग करनी आती है, लेकिन मैं पेंटर थोड़ी हूँ। हम्म, पेंटर बनने के लिए तो पेंटिंग के उसमें घुसना पड़ेगा ना। हम्म, अब मैं अगर थोड़ा सा यूं ही गुनगुना लेता हूँ तो मैं सिंगर थोड़ी हो गया। हम्म, तो उसके लिए जो आप सिंगिंग करेंगे, वो ट्रेनिंग करेंगे, तब जाके उसकी बारीकियां समझ, तो हम्म, बारीकियां समझने के लिए कोई नहीं समझना चाहता ना समझे। हम्म, पर आर्ट एक ऐसी चीज है, खासकर एक्टिंग, उसके लिए आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है बारीकियां अगर आप सीखना चाहते हैं तो। हम्म, अब जैसे मनोज वाजपेयी हैं, इनकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है। हम्म, सौरभ शुक्ला है, उनकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग तो है नहीं। हम्म, आदित्य श्रीवास्तव, इनकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग बिल्कुल तो है बिल्कुल। नहीं। पर हम सब साथ में ही थे। वो मंडी हाउस में एक्ट वन में था मनोज, और 1-2 नाटक उन्होंने बैरी जॉन के साथ उनके ग्रुप में किए थे। और सौरभ जो है कॉलेज में पढ़ता था, वहाँ से मंडी हाउस आ गया था। मंडी हाउस में उसने अपना ही लिखा हुआ नाटक किया, और फिर वो नाटक करता रहा। फिर उसको बज्जू भाई ने रेपेट्री में ले लिया। हम्म, आदित्य श्रीवास्तव इलाहाबाद से आए थे, हम्म, इलाहाबाद से आए और श्रीराम ज्वाइन कर ली हम्म, उन्होंने, वहाँ भी थिएटर करते थे। यहाँ आए, यहाँ तो कर, तो आपके अंदर ज़ील तो होनी चाहिए ना। हम्म, और तब हम सीखते ही जाते थे, ये नहीं सोचते थे हम एक्टर हैं, नहीं, हम्म, कर रहे चाह हैं, थी बस वो कर रहे हैं, क्या करने की। करना है, क्या करना है, कैसे करना है। और बिना कोर्स किए हुए लड़कों के साथ भी हमने काम किया है, हमने भी कभी कोर्स नहीं किया था। हम्म, और जब ये सब लोग बीएनए से पास होके आए तो इनकी भाषा अलग थी। थोड़ा देसी और वहाँ की डायलेक्ट था। डायलेक्ट डायलेक्ट नहीं, थिएटर की भाषा, थिएटर की भाषा अलग थी ओके। हमारी तो नहीं थी। हम्म, लेकिन जब इन्हीं के टच में भी, यार ये तो अच्छा हम्म, पढ़ाई लिखाई, हम्म, तब तक मैं श्रीराम एक्टिंग कोर्स। तो इसका जो डिफरेंस है ना, वो ये है कि आपकी सोच जो है डिफरेंट हो जाती है। फिर आप अपने आसपास चीज़ें देख रहे हो, और एमेच्योर कॉन्फिडेंस लेवल भी एक अलग बढ़ हो ही जाता जाता है। है। आप परफॉर्मेंस, उत्तरा जी हम्म, गांधारी कर रही हम्म, हैं, और श्री वल्लभ व्यास गालिब कर रहे हम्म, हैं, और जी मतलब नामदेव भाई ओथेलो कर रहे हैं, हम्म, या अश्वत्थामा कर रहे हैं, हम्म, और आप देख के निकल रहे हो, और हमें लगता है कि अब कैसे करेंगे, हम्म, ऐसा था। हम्म, हम्म, फिर उन्होंने हमको पढ़ाया भी, फिर वो हमारे को एक्टर भी रहे। तो आदमी ऐसे ही देख के सीखता है। हम्म, हम्म। जो आदमी ये सोचता है मेरे अंदर तो टैलेंट है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, तो वो गलत सोचता है। तो बस ऐसे ही है तो दुनिया। आपकी जितनी परफॉर्मेंस होती है उसमें आपको इम्प्रोवाइजेशन का कितना स्कोप मिलता है और आप कितना अपने किरदारों में इम्प्रोवाइजेशन करते हैं सिनेमा के अंदर थोड़ा स्पेस, ब्रीदिंग स्पेस काफ़ी ज़्यादा रहता है। आजकल? हाँ, पहले भी था, हम्म, हमारे टाइम से, मतलब उससे पहले थोड़ा कम था, हम्म, क्योंकि रॉ मटेरियल यूज़ होता था, हम्म, वो सब, उसमें इम्प्रोवाइजेशन का मामला हम्म, चलता है। कुछ लोग तब भी कर लिया करते होंगे शायद, लेकिन फिक्स चीज़ें थी, फिक्स फ्रेम्स थे, फिक्स डायलॉग्स थे। फिर बाद में टेप आ गई, हम्म। डिजिटल टीवी के लिए जब काम करने लगे, फिर अब तो कार्ड पे है सब। तो उसमें क्या होता है कि अब थोड़ा खेलने का ज़्यादा वक्त मिल पर उसमें जाता है। ये भी डिपेंड करता है कि सामने आपके कौन है, कहीं वो अटक गया, फंस गया। हाँ, वो भी है। लेकिन हाँ, कुछ होता है ऐसा, कई जगह आप अटक जाते हैं, कई जगह कोई हम्म, और अटक जाता है, वो हम्म, तो एक नेचुरल फिनोमेना है। हम्म, लेकिन हाँ, ये है कि काफ़ी कुछ हाथ के हाथ आपकी सोच होती रहनी चाहिए। अगर आप हम्म, फिक्स करके कुछ आएंगे तो फिर वो पता लगे सेट पे कुछ और हो गया तो आप हतपप हम्म, हो जाएंगे। हम्म, तो फिक्स करके एक्टर को, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं आना चाहिए। तैयार है, अपना कैरेक्टर कर लिया आपने, वहाँ ऑन सेट, इन फ्रंट ऑफ कैमरा, हम्म, तो वो चलता रहता है दिमाग में कि भी इसको मैं और कैसे कर सकता हूँ, इसको और कैसे, तो एक टेक हो गया, हाँ जी चलो एक और कर लेंगे, मैं हाँ कर लो, फिर दूसरा कुछ सोच लिया आपने कुछ और, हम्म। तो इस तरह की तो चीज़ें आपने चलती रहती हैं। विजय सेतुपति के साथ इम्प्रोवाइज किया था क्योंकि उनकी मुझे हिंदी में भाषा की पकड़ उतनी नहीं होगी जितनी आपकी पर है। ही बहुत मेहनती एक्टर है वो। ही ऑलवेज केम, बड़े बड़े सीन हमने एक एक टेक में मास्टर किए, हम्म, तो ही वॉज वेरी प्रिपेयर्ड।
जबकि मैं काफ़ी 2006 में एक फिल्म की थी, उसमें छोटे से रोल में थे, उन्होंने ही मुझे याद दिलाया, मुझे याद नहीं था। तो वो जो है अपना, उन्होंने वो डायलॉग एकदम परफेक्टली रट के कभी भी वैसे समझते होंगे। हाँ, पर उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि अरे सॉरी सॉरी मैं भूल गया। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ। इस तरह से होता है कि आप इस तरह से, हम लोग प्ले कुरुकुरुस्वाहा की बात कर रहा हूँ, तो 4 घंटे का प्ले बन गया था। और मैं उसमें बहुत ऐसा रोल कर रहा था जिसमें बोलना ऑडियंस से बात करना, कैरेक्टर में जाना। और तो अब रंजीत साहब का ये नेचर है, या बहुत फेमस है इस बारे में, तो कह रहे यार हमने वो किया, क्या कहते हैं, ग्रैंड रिहर्सल, 4.5 घंटे का नाटक। अच्छा। सब लोग, सौरभ और सब रिपेट्री में थे, तो सब देखने आए, सबको बहुत मज़ा आया। अरे मैंने कहा सर मज़ा तो आ गया, लेकिन 2 घंटे से ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए ना, ऑडियंस को 4 घंटे। अच्छा यार ये तो काटना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ जी, तो कल 2 बजे मिलते हैं, काट दे। मैं कहा सर हेलो, मेरे पर रहम खाइए यार। मतलब समझ लीजिए कि 85% स्क्रिप्ट में बोल रहा था। अच्छा। हाँ इतना था, सूत्रधार भी था मैं, लंबे लंबे डायलॉग। मैं कहा सर सुबह तो आ जाइए ना कम से कम, मैंने 4 घंटे का याद किया हुआ है, मेरे को भूलने में कैसे कैसे भूलूं। तो फिर आए सुबह 10 बजे। हाँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक 10 पेज ये काट दो, फिर यहाँ से लेके 20 पेज ये काट दो, सब काट कूट के। मेरे को समझ ही ना आए मैं कैसे, क्योंकि आपका तो एक वो बना होगा, लय बनी होगी उसमें, और बीच में मेरा क्या कौन सा था हटाया? कि मैं एक बार स्टेज पे जाता था तो मेरी एग्जिट नहीं थी। अच्छा, एंड तक। हाँ तो मैं सीन में हूँ, मनोहर श्याम जोशी, तो श्याम का रोल मैं करता था, जोशी का रोल एहसान करता था, और चितरंजन करता था मनोहर। तो उसमें ऐसे था, हम 3 लोग आते थे, मनोहर श्याम जोशी 3 लोग आते थे एक साथ। ऑटो मतलब बायोग्राफिकल नावल है वो उनका, जब वो बम्बई में रहते थे। तो होता क्या था कि सीन में है, सीन में से सब एग्जिट कर जाते थे, मैं स्पॉट में आके ऑडियंस से बात करता था अगले सीन के लिए, फिर अगला सीन शुरू, तो फिर हम उसमें, फिर अगला सीन ऐसे। तो मैं स्टेज से बाहर ही नहीं जा सकता। आप सूत्रधार भी हो, फिर परफॉर्म भी कर रहे हो जाके। हाँ, तो हमारे दोस्तों ने बहुत हेल्प की उसमें, जो को एक्टर्स थे। तो फिर जहाँ जहाँ एग्जिट्स थी वहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट्स रखी खोल के, थोड़ा बल्ब जला के हल्का सा। तो मैं पट से जिधर भी खड़ा हूँ उस तरफ वाली देख लेता था, चागला ये है, क्यों मिल जाता था कि ये है हाँ क्योंकि भाई फेड आउट होता था, लोग जाते थे, फिर एक स्पॉट आता था, इतना तो था ही ना कम से कम, इतना टाइम मिलता था। 10-1 सेकंड का, तो जाके मैं पट से चागला के ये ओके। तो ऐसा था। तो इस तरह की चीज़ें थिएटर में होती रहती हैं, लेकिन अब वो ऑडियंस को नहीं पता लगती। तो उसमें स्ट्रेस, 8-10 शोज हुए तो स्ट्रेस सब इतना, दिल्ली में होते थे, एनएसडी में, बाहर नहीं जाते एनएसडी के प्लेयर्स। तो भारंगम में बाहर के लोग आते थे। हाँ भारंगम तो एनएसडी का एक फेस्टिवल है, भारतीय रंग महोत्सव, उसमें इनवाइट करते हैं प्लेयर्स। उसमें एनएसडी का या रेपेट्री का कोई प्ले नहीं होता, तो स्टूडेंट्स की भी ड्यूटी लगती है, ये सब लगता है उसमें भारंगम में, काफ़ी बड़ा फेस्टिवल होता है। तो अभी जो एक्टर छोटे शहरों से आते हैं, उन्होंने ज़्यादा ज़िंदगी देखी होती है एकदम ग्राउंड लेवल पे, है ना, तो वो मुझे उनकी परफॉर्मेंसेस में भी वो चीज़ दिखती है कि वो माइन्यूट चीज़ें, दिखती है ना। आप कोई बड़े लेविश और प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में लड़का या लड़की रहे हों और वो एक्टर बनने आते हैं, तो थोड़ा फ़र्क की अलग इनपुट है। देखिए क्या होता है, देसी का अलग इनपुट है और शहरी का एक अलग इनपुट है। अब आप नसीर भाई तो शहर के ही हैं, अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़े हैं, और हमारे को एक्टर भी हैं, हमारे टीचर भी हैं, हमारे सीनियर भी हैं, हमको उन्होंने पढ़ाया, वे ड्रामा स्कूल में आते हैं, वो फ्री पढ़ाने आते हैं। और इंग्लिश लिटरेचर वो खुद बोलते हैं कि मेरे को उर्दू तो मैंने तब पढ़नी शुरू की जब गालिब किया था, उससे पहले तो मैं उर्दू पोइट्री भी नहीं आती थी, हिंदी प्लेस भी नहीं करते थे। तो उनका इनपुट देख लो ना आप, उनकी परफॉर्मेंसेस में, चाहे वो छोटी जाति का कैरेक्टर हो पार फिल्म में, चाहे वो
उसमें हो, किसी में हो तो बंडल ऑफ वर्क, ऊपर से ओमपुरी साहब। अब ओमपुरी साहब कहाँ से गांव खेड़े से आए थे, उनको तो यही नहीं पता था कि इसको टॉयलेट कहते हैं, इस पे ऐसा, इस पे बैठ के हैं। कोई लोग बताते हैं कि उन्होंने मुंह धो लिया था, बोले मुंह धोने का होगा, सामान रखा हुआ। पर अलकाई साहब थे, बहुत जीनियस टीचर थे, वो जाके ये भी सिखाते थे इस पे कैसे बैठते हैं, ये टब है, इसमें पानी में नहाते हैं, गीज़र है। पर छोटे शहरों में एक ह्यूमर है जो बड़े शहरों में कहीं मिसिंग है। छोटे शहरों का ह्यूमर, आप बड़े शहर का ह्यूमर जानते नहीं है ना। हाँ, हमारी ये प्रॉब्लम है। हाँ। अब ये कह देते हैं अरे यार यहाँ तो ह्यूमर है, उनका अपना ह्यूमर है, उनका अपना ह्यूमर है। बड़े शहरों के बड़े कल्चर के चीज़ें अपने हैं और छोटे शहरों की अपनी है सब जगह सब कुछ। कहने का अंदाज अलग है। हम बहुत जल्दी ये कह देते हैं अरे ये क्या समझेंगे, वो नहीं समझ पाएंगे, हम उनका नहीं समझ पा रहे। आज हम चले जाए, अगर हम आज मराठी का जोक आप समझ लेंगे, नहीं समझ पाएंगे। पर ऐसा तो नहीं है ना कि मराठी में जोक्स नहीं होते, मराठी में कहावतें नहीं होती, होती हैं, सब में होती हैं। इसी को कल्चर कहते हैं। व्हेन यू अंडरस्टैंड एंड यू क्रैक ए जोक इन दैट कल्चर, तब समझना चाहिए कि आप मराठी भाषा सीखने से कल्चर नहीं सीखा जा सकता। मराठी भाषा सीखने से या बंगाली भाषा सीखने से आप भाषा सीख सकते हैं, कम्युनिकेशन के लिए एक टूल मिल गया आपको, लेकिन टूल मिल गया, लेकिन आप उसका जोक नहीं समझ सकते। नहीं, हाँ, वो ह्यूमर, वो जो पंच लाइन है ना, वो नहीं समझ में आता। तो उसके लिए उसमें पैदा होना पड़ता है। तो अब जैसे एक बार अतुल कुलकर्णी हमारे जूनियर हैं, बहुत कमाल के एक्टर हैं। देखिए अतुल कुलकर्णी साहब से बात हो रही थी तो कहने लगे भाई ऐसे ऐसे जोक्स होते हैं, जैसे कहते हैं शादी महाराष्ट्र में बहुत सारे कल्चर्स में, कजन्स में भी शादी हो जाती है ना, साउथ में भी है, जैसा सब जगह है। तो कहते अगर किसी की ऐसी शादी हो रही तो दूल्हे को हम दादा भाई नौरोजी कह के चिढ़ाते हैं। अब दादा भाई कहते हैं भाई को, दादा बड़े मतलब भाई, मराठी और बांग्ला में भाई को दादा कहते हैं। तो दादा भाई, और नौरा कहते हैं मराठी में दूल्हे को। अच्छा। वो नौरोजी। मतलब तीनों का तो ब्लेंड है। अब इसको समझने के लिए आपको एज अ लेमैन और बाहर के आदमी नहीं आएगा समझ, वो तब समझिए दादा भाई नौरोजी क्यों कह रहे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा मराठी और बांग्ला में दादा कहते हैं, तोड़ के बताना पड़ेगा। और नौरा कहते हैं दूल्हे को, वो नौरोजी थे हमारे फ्रीडम फाइटर, है ना। तो वो ऐसे फिर वो जोक बन जाता है। लेकिन वो आपको, हमको क्योंकि इसके मीनिंग समझ में आ गई इसलिए हंसी आती है, आपको नहीं आएंगे उसका जो वो है वो नहीं, बैकग्राउंड और उसका वो समझ नहीं आता है कि ये ऐसा क्यों कह रहे दादा भाई नौरोजी। तो ऐसा समझने के लिए वो फिर वहाँ रहना पड़ता है, उस जगह पे, उस कल्चर में, उसको समझने के लिए कई साल लग जाते हैं। और जो उस कल्चर में पैदा हुए हैं तो वो तो बात बात पे हंसते हैं, वो तो ये करते तो हंसी आ जाती है उनको, उनके अपने कुछ रेफरेंसेस होंगे, कुछ चीज़ें होंगी, ऐसी हमारे अपनी भाषा के हैं। तो इनको नहीं आता, उनको नहीं आता, इज अ इडियोटिक टॉक। ये है। तो आपके लिए मतलब हैप्पीनेस और जीवन क्या है? मतलब आप क्या, इस करंट स्टेट ऑफ माइंड आपकी क्या है? करंट स्टेट ऑफ माइंड मेरी बस यही है, अपना काम करते चले जाओ, नया नया काम खोजते रहो, कुछ नया करने की कोशिश। आदमी ये तो कोई नहीं कहता कि मैं कुछ पुराना कर रहा हूँ, हर आदमी कहता मेरी नई स्क्रिप्ट है, मैं नया डायरेक्टर, मेरा ये मेरा वो, और सबको अधिकार है ये सोचने का और कहने का कि मैं जो है मतलब जो है मुग़ल आज़म बना रहा हूँ या शोले बना रहा हूँ। हर आदमी को ये कहने का अधिकार है और सोचने का अधिकार है, चाहे वो छोटी सी शॉर्ट फिल्म क्यों ना हो। पैशन तो उतना ही चाहिए, शिद्दत उतनी ही चाहिए, रिसोर्सेज का फ़र्क है बस। हाँ, और क्या, तो उतनी सी बात है। अपन तो सोचते रहते हैं, खाते पीते हैं, ऊपर वाले का शुक्र अदा करते हैं, हंसते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, कुछ पढ़ते रहते हैं, कुछ क्राफ्ट करते रहते हैं, वो बना लिया, वो बना दिया, ये कर। क्राफ्ट में क्या जैसे? अब जैसे क्योंकि हम तो मजदूर
ख़ानदान से आते हैं, मतलब कारपेंटर, हमारे पिताजी कारपेंटर थे, ठेकेदार हुए फिर बाद में सब लोग। तो आई डू कारपेंट्री एट माई होम, आई डू पेंटिंग्स, आई डू ड्राइंग्स, आई डू लॉट ऑफ अदर थिंग्स। कुछ रिपेयर कर लिया घर में, कुछ स्विच ख़राब हो गया वो चेंज कर दिया, बनाया, तो ऐसा। तो खाली टाइम है, मीटिंग ख़त्म हो गई, डबिंग ख़त्म हो गई, कुछ हो गया तो फिर खाली टाइम है तो फिर कुछ कर लिया, कुछ ऐसी ही यूँ ही चीज़ें हैं। बीवी ने कहा साड़ी पेंट कर दो तो साड़ी पेंट कर दी तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। इस दुपट्टे पे कोई फूल बना दो तो वो बना दिया। मतलब आपकी इंटरेस्ट है पेंटिंग, कलाकारी और इन सब में, सारी आर्ट फॉर्म बचपन में? से कुछ ड्राइंग करने का शौक भी है, फिर बाद में वो काम भी आई, ड्रामा स्कूल में बहुत काम आई वैसे। तो यही सारी चीज़ें, कुछ सुन लिया, कुछ पढ़ लिया, किताबें, पुराना प्ले कोई याद नहीं रहा तो दोबारा पढ़ लिया, अपना ही प्ले दोबारा उठा के स्क्रिप्ट पढ़ी, अरे हाँ ये भी था इसमें। अभी हाल में कोई देखा नाटक आपने? नाटक नहीं देखा, क्योंकि यहाँ प्लेस वगैरह होते हैं, पृथ्वी जाना नहीं होता है, तो एक दो कभी नाटक देखे थे तो उतना है, लोग देख रहे हैं, कर भी रहे हैं, पर अपने को मज़ा नहीं आता, क्योंकि हम बहुत ही डीप उतर के थिएटर करके आए हैं, तो अपने को वह उस लेवल का कुछ हो तो समझ में आता है। और फिर या तो कॉमेडी होती है या इस तरह के एमेच्योरिश ही ज़्यादा दिखते हैं मेरे को, और कभी कभी हैं कुछ अच्छे परफॉर्मेंसेस दिख जाते हैं, चले जाते हैं। चलिए जाकिर भाई, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा सबको। अरे और चर्नोलॉजी पॉडकास्ट की तरफ से और वैली कल्चर की तरफ से आपके लिए छोटा सा तोहफा। थैंक यू सो मच चर्नोलॉजी पॉडकास्ट, थैंक यू।